और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र में 18 साल से इजाफा करके इसे 21 साल करने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने हंगामा आराई की। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। हुकूमत इस कानून के जरिए लड़कियों की आजादी छीन रही है। उन्होंने कहा कि लड़की जब 18 साल की उम्र में PM को चुन सकती है तो अपने लाइफ पार्टनर को क्यों नहीं चुन सकती। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कों के शादी की उम्र को कम करके यानी 18 साल करने की मांग की है। Against right to freedom of under Article 19, an 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you. इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है, 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के MP को, देश के MLA को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी। जब उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करिए, जब पॉस्को एक्ट में 18 साल में राइट टू कंसेंट दिया जा रहा है, आप कौन होते हैं भाई? क्या नरेंद्र मोदी इन सब 18 साल की लड़कियों के अंकल बन जाएंगे? वो बोलेंगे कौन क्या खाएगा, कौन क्या बैठेगा। आपने किया क्या? महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में वो सोमालिया के बराबर है। क्या काम किया आपने? और फिर आप ये भी देख लीजिए कि जो अमेरिका में बास स्टेट्स में 14 साल की उम्र शादी की इजाजत है। क्यों? क्योंकि वहां पर टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि शादी करो। यूके में 16 साल, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल पेरेंट कंसेंट के साथ। इन कंट्रीज ने उन बच्चियों को ताकतवर बनाया। कैसे बनाया? उनको पढ़ाया, उनको इकोनॉमिक एम्पावर किया, उनको राइट टू चूज दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप सिर्फ सबको क्रिमिनल बनाना चाह रहे हैं। तो ये सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज के खिलाफ है। शुरू से हम कह रहे हैं कि इस देश को इस तरह कानून की जरूरत नहीं, बल्कि आप लड़कों की एज भी 18 साल कर दीजिए। और 21 साल की जो एज बार बार रट लगी हुई है ना, हमने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया है कि 21 साल में कोई MP भी बने, MLA भी बने। क्यों नहीं बने भाई? ये देश एक यंग कंट्री है। 21 साल में, 18 साल में वोट डालेगा और 25 साल में MP बनेगा। क्यों? क्या होगा 18 से 25 साल में? 21 साल में बनाइए उसको, और 18 साल की उम्र लड़कियों के लड़कों दोनों करिए। वो डिसाइड करेंगे कब शादी करना है, कब बच्चा पैदा करना है। आप कौन होते हैं? आप तो अंकल बने हुए सबके। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है और तेलंगाना के शुमाली अजला में दर्ज हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड की गई है। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद में सबसे कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया है और किनादरी में अकल तरीन दर्ज हरारत 3.5 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पेला और सिरपुर में दर्ज हरारत 3.8 डिग्री रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ दिनों से रियासत में सर्दी की शदीद लहर जारी है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शदीद सर्दी की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर सुबह के औकात में कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतनी शदीद सर्दी की लहर पहले नहीं देखी गई। शहर के कई इलाकों में सुबह में सर्दी की शिद्दत रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। नवाही इलाकों में भी शिद्दत देखी जाएगी और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में मज़ीद गिरावट आ सकती है। मुमताज़ आलिम-ए-दीन आदाद ज़िंदगी आसान फ़िक़्ह जैसी किताबों के मुसन्निफ़ और जमात इस्लामी हिंद की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन और मौलाना यूसुफ इस्लाही इंतकाल कर गए। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना उड़ीसा के सदर हामिद मोहम्मद खान ने मौलाना यूसुफ इस्लाही के इंतकाल पर ताज़ियती बयान जारी किया है। पहली किताब आदाब ज़िंदगी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही मशहूर हुई और सिर्फ़ उर्दू में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हुआ और तकरीबन मुसलमानों के घरों के अंदर वो आसान फ़िक़्ह और आदाब ज़िंदगी शायद पाई जाती है।
तो आज मौलाना हमारे दरमियान नहीं रहे। तकरीबन 25 साल की उम्र में वो जमात के रुकन बन गए थे और रामपुर में इदारे तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी के अंदर वो मौलाना मोहम्मद फ़ारूक खान साहब, मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब के साथ में उन्होंने वहाँ पर भी काम किया। उन्होंने ज़िक्रा, महानामा ज़िक्रा शुरू किया और उसी का और कई किताबों के मुसन्निफ़ मौलाना हमारे दरमियान नहीं रहे। वो जमात इस्लामी हिंद के रुकन और हल्के की शूरा के रुकन, मजलिस नुमाइंदगान के जो बहुत ही आला बॉडी है उसके रुकन और जमात इस्लामी हिंद की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन वो कई ज़माने से रहे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी तमाम खिदमात को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। सदर जमहूरिया के हैदराबाद में क़याम के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ मीटिंग की। रामनाथ कोविंद 29 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और 3 जनवरी तक शहर में वाक़ राष्ट्रपति निलय में क़याम करेंगे। सदर जमहूरिया के जनूबी हिंद दौरे की तैयारियों के हवाले से तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ा महकमा के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम मद्दोमज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें और मुकम्मल तालमेल के साथ काम करें। सदर जमहूरिया के लिए ट्रैफिक का एहसन अंदाज बनज़्म यकीनी बनाने की GHMC कमिश्नर और कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO को हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ीन से कहा है कि वो सदर जमहूरिया के दौरे हैदराबाद को तेलंगाना हुकूमत के वक़ार को बुलंद करने का मौका समझे और रामनाथ कोविंद की मेज़बानी को दुनिया भर में हैदराबाद की पहचान को मज़ीद बढ़ाने के मौके के तौर पर देखें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MP ए रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से दर्ज फहरिस्तातों के ग्रुपों में झैल दर्जाबंदी करने के लिए आइन में तरमीम करने की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने मंगल को लोकसभा में कायदा 377 के तहत मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी में इंतहाई पसमानदा लोगों को खुसूसी रिजर्वेशन दिया जाए। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने मुल्क का पहला वज़ीर कानून बनाया, आइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया। अमित शाह, हाउ वी कैन से दैट वी हैव इंसल्टेड टू बाबा साहब अम्बेडकर व्हेन फर्स्ट टाइम ही कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट कांग्रेस एंड ही वाज independently, he was parliament, he contested, but after that he lose the parliament. Then Pandit Jawaharlal Nehru as first person to call him and he has given a law ministry in the first cabinet because he got a lot of capacity as a barrister, so he got lot of knowledge. He has given a cabinet post as law minister. After that they will not keep quiet. They are told, but who will write the constitution? So only person who got lot of knowledge and also he coming from the downtrodden, he can write good constitution. For that purpose only, Baba Saheb Ambedkar has wrote a constitution, 5-man committee. He is the architect. We have given everything to Baba Saheb Ambedkar. Congress has given the highest position to Baba Saheb Ambedkar, taking into cabinet and also he wrote a constitution. Today what is going on? He is unnecessarily criticizing Congress. Congress never criticized Ambedkar. Ambedkar has given equally opportunity. But after that you came in power, you have given a Bharat Ratna and your constitution day on 26th November, I can understand. घरेलू कचरे से CNG तैयार करने वाले पहले बायोगैस प्लांट का सिद्दीपेट में इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर फ़िनांस व सेहत मिस्टर T हरीश राव पीर को इस प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में इस तरह के प्लांट का क़याम काबिल फ़ख्र कारनामा है। ये प्लांट 6 करोड़ रुपए के खर्च से बसापुर के सोछबाड़ी में तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि सिद्दीपेट टाउन में जुमला 40,000 ख़ानदान हैं। यहाँ से यौमिया 25 से 30 टन कचरा जमा किया जाता है। इसी भीगे कचरे को इब्तदा में एक प्लांट में डालकर एक और प्लांट में 3 दिन के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है, जिसे बाद में एक टैंक में खारिज किया जाता है। इस तरह कचरे से बायोगैस तैयार की जाती है।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग की और BR के भवन में मुनक़िद मीटिंग में मुख्तलिफ शोबों और महकमों को मुलाजमीन के अलॉटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि मुख्तलिफ महकमों के बीच मुलाजमीन की तकसीम के लिए आर्जी सीनियरिटी लिस्ट तैयार कर ली गई है और तमाम कैडर्स के मुलाजमीन से ऑप्शन लिए जा चुके हैं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने हुक्काम को बताया कि वज़ीर आला KCR इस ज़मन में हर पेशरफ्त का वक्फे से जायज़ा ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में दरकार इक़दाम के अमल में तेज़ी लाएँ। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 7 डिवीज़न बनाए जाने के बाद मुलाजमीन की तबादलों का अमल जारी है। हैदराबाद फार्मा सिटी लिमिटेड ने नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर लिया है। 9 अगस्त को देही इलाकों के नौजवानों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया था ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। पहले बैच में 125 स्टूडेंट शामिल रहे। इन स्टूडेंट्स को लैब टेक्नीशियन के असिस्टेंट और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर के कम असिस्टेंट प्रोग्रामों की तरबियत फराहम की गई है, क्योंकि सनअती शोबे में दोनों तरह के हुनर रखने वालों की मांग ज़्यादा है। कोर्स का दौरानिया 45 दिन पर मुहित था, जिसमें थ्योरी, लैब प्रैक्टिकल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और इंडस्ट्री विजिट्स सेशन जैसे प्रोग्राम शामिल रहे। AIMIM के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा MLA सैयद अहमद बादशाह कादरी ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। तेलंगाना MRO में 26 मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए रकम फराहम करती है। इस मौके पर MRO पंडलागुड़ा शेख फरहीन भी मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान बतीन शरीफ ने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर दाखिला महमूद अली को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कमीशन को, माइनॉरिटी कमीशन को भी 2014 से 2017 तक खाली रखा, फिर 2017 में अपॉइंट किया और 2020 में उनका टर्म ख़त्म होने के बाद उसको भी वैसी रखा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी खाली रखा। सिवाय एक वक्फ बोर्ड को ये खाली नहीं रख रही KCR साहब, ताकि तेलंगाना में जितने वक्फ बोर्ड के ज़मीनें हैं, इन सारे ज़मीनों पे जितना हो सके जल्द से जल्द ये सारे ज़मीनों पे कब्ज़े करा के इस पे गवर्नमेंट ऑफिसेस बना के अपने पार्टी के MLAs को, लीडर्स को इसमें जो है सो बेनिफिट दिला के, ये एक काम के लिए सिर्फ एक माइनॉरिटी जितने चेयरमैन है उसमें एक वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर KCR साहब जिस दिन CM बने उस दिन से आज तक वो वर्किंग कर रहा उसमें, जबकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब का टर्म ख़त्म होने के बाद KCR साहब ने उनको हाई कोर्ट भेजा के हाई कोर्ट से ऑर्डर दिला के उसको जारी रखा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को ख़त्म किया जाए। तो ये KCR साहब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की हदें पार करते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे TRS के राज्यसभा MPs को देखेंगे तो 7 राज्यसभा MPs में एक भी मुसलमान नहीं है। देखिए, KCR साहब के पास पहले तो उन्होंने किसी समझदार को, किसी लड़ने वाले आदमी को अपने करीब आने नहीं दिए। मुसलमानों में एक महमूद अली साहब को लेके अपने साथ रख लिए, जो सिवाय उनकी जी हुजूरी के, हाँ हुक्म मेरे आका के, और कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करती। और अगर महमूद अली साहब वहाँ पे नुमाइंदगी मुसलमानों की कर रही भी, तो उसके बावजूद भी KCR साहब के कान पे जू नहीं दौड़ रही, और ना तो KCR साहब किसी भी मुसलमान को कुछ करना चाह रहे। सिर्फ एक रमज़ान में मुसलमानों को एक प्लेट मटन बिरयानी खिला देते, साल में एक मरतबा दे के 100 रुपये की साड़ी और एक पैंट शर्ट का कपड़ा दे के इनको भी खुश कर दे के तकरीबन कामों में मुसलमानों को और क्रिश्चियंस और सारे माइनॉरिटीज़ को KCR साहब कंप्लीटली ख़त्म करने की कोशिश में, किसी भी एंगल से उनको कोई बेनिफिट। और इसी साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।